औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेकेंडरी फिजिक्स की हमारी क्लास, मैथमेटिक्स की हमारी क्लास है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे, चैप्टर नंबर 7, और इसका नाम है सर्किल। चैप्टर नंबर 11 का जनाब आगाज करेंगे, नाम इसका सर्किल है। आज इंशाल्लाह ताला कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, वो डिस्कस करेंगे और फिर मामले को आगे बढ़ाएंगे। जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है, सर्किल है, ये बेसिकली एनालिटिक ज्योमेट्री का पार्ट है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जो चीजें कुछ पढ़ाई गई थी, 3 तुमने पढ़ा नहीं है, 3 के फार्मूले भी नहीं है। चैप्टर नंबर 2 के कुछ फार्मूलाज है जो कि इस्तेमाल होंगे किसके अंदर, चैप्टर 7 में हमारे पास इस्तेमाल होंगे। चैप्टर नंबर 2 के चंद फार्मूलाज है जो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास इस्तेमाल होंगे। और चूंकि अच्छे खासे बच्चों ने चैप्टर 2 पढ़ा नहीं है, लिहाजा पहले हम आपको इन थोड़े से फार्मूलों का रिव्यू करा देते हैं जो इस चैप्टर 7 के दौरान इस्तेमाल होंगे, जो इस चैप्टर 7 के दौरान इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा। आसान सा छोटा सा चैप्टर है, 4-5 क्लासों में उम्मीद करते हैं कि चैप्टर शायद आपको एक कंप्लीट भी हो जाएगा, मुकम्मल भी हो जाएगा। ज्यादा मसले मसाइल इस चैप्टर में नहीं है। मामला फंसेगा तो वहां फंसेगा कि आपको फर्स्ट के एक आध फार्मूले हैं, जो चैप्टर 2 के जो फार्मूले हैं वो शायद आपको तंग करे। बहरहाल हम देख लेते हैं उसको। ये मेरे ख्याल में नाम मेरा आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके जी। देखो बेटा, पहली बात ये है कि जो हम सर्किल पढ़ने जा रहे हैं, सर्किल की बात करते हैं, शेप्स की बात करते हैं, डायग्राम्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास कहलाती है ज्योमेट्री। क्या होती है बेटा आपके पास? इसको ज्योमेट्री जनाब कहा जाता है। जो हम शेप्स के बारे में, फिगर्स के बारे में, डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द क्वेश्चंस ऑफ शेप्स, साइजेस, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ फिगर्स। फिगर के हवाले से जब हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो इसको ज्योमेट्री कहा जाता है। आपने छोटी क्लासों में आपको याद होगा कि आपने सर्किल बनाए, ट्रायंगल बनाए, लाइनें बनाई, ये आपने किए थे। जब डायग्राम्स के हवाले से हम बात करते हैं तो एक होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है बेटा? पॉलीगॉन के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन की मदद से जो शेप बनती है उसको पॉलीगॉन कहते हैं। और जिसके अंदर कोई कॉर्नर ना हो तो उसको हम जो है वो सर्किल कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या सूरत है। ज्योमेट्री इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द शेप्स एंड साइजेस एंड फिगर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये ज्योमेट्री के हवाले से चंद बेसिक डेफिनेशन है। अब दो तरह की ज्योमेट्री होती है। एक का नाम होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक का नाम क्या होता है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता है ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम बाकायदा फिगर्स को ड्रॉ करें, बाकायदा बनाए मेजरमेंट करके। छोटी क्लासों के अंदर आपको याद होगा स्केल से लाइनें खींच रहे हैं, 4.5 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। वो जो आप बाकायदा मेजरमेंट करके नाप के बनाते हैं उसका नाम होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इट इज अबाउट कंस्ट्रक्टिंग वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स। मुख्तलिफ फिगर को जब हम प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कहा जाता है। दूसरी होती है एनालिटिकल ज्योमेट्री। दूसरी क्या होती है मेरे बेटा? एनालिटिकल ज्योमेट्री हमारे पास होती है सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बाय रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स with algebraic equations and plotting them on a coordinate graph। तो से देख ले कि क्या करें मेरे बेटा कि ज्योमेट्री की वो शाख जिसमें हम फिगर्स को, शेप्स को डायग्राम्स की शक्ल में, इक्वेशन की शक्ल में रिप्रेजेंट करें। क्या करें बेटा? डायग्राम्स की शक्ल में, इक्वेशंस की शक्ल में उनको रिप्रेजेंट किया जाए। फिर उनको बाकायदा ग्राफ पेपर के ऊपर, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं जिसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, जिसपे प्लॉट करके कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेशन की जाए, तो उसका नाम होता है एनालिटिक ज्योमेट्री, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें कोई बाकायदा कंस्ट्रक्शन नहीं होगी,
इसमें कोई बाकायदा कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, इक्वेशंस होंगी, फार्मूलाज होंगे जिनकी मदद से कैलकुलेशन की जाती है। Analytical geometry is the branch of algebra that is used to model geometric objects, points, straight lines and सर्किल एक्सेट्रा। एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर हम अलजेब्रा की एक ब्रांच भी कह सकते हैं इसको, जिसमें हम मॉडल बनाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को, पॉइंट्स को, लाइंस को, सर्किल्स को, और इनके बेसिस पर डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट निकला है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की मुराद से जब हम कहते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से पॉइंट है, ये हमारे पास जनाब जो है वो यहां से हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, जिसमें हम प्लॉटिंग नहीं करेंगे बल्कि हम पॉइंट्स हमारे पास होंगे जिसकी बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। लाइन क्या होती है ये पता आपको होना चाहिए। लाइन क्या होती है? अ लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन टू डायरेक्शन। लाइन क्या होती है? बहुत सारी कहानी है, पीछे की वीडियो शेयर करूंगा, उस पर बहुत डिटेल से लिखा हुआ था, शॉर्टकट में बता देते हैं आपको, ये पिछली वीडियो की स्क्रीन है। तो उसकी हमारे पास लाइन क्या होते हैं? बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि आपके पास इनडेफिनेटली इनफाइनेटली दोनों डायरेक्शन में आगे जा रहे होते हैं। ये वन डायमेंशन में होता है, पॉइंट वन डायमेंशन में होता है, ख्याल रखिएगा। लेंथ है। A line is a straight one-dimensional figure having no thickness and extending indefinitely in both direction। ये लाइन की डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी लिखी हुई डेफिनेशन। लाइन के ऊपर दो पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं। अगर दो पॉइंट मौजूद है, अगर हमारे पास दो पॉइंट मौजूद है, उनको मिला देंगे तो आपका पॉइंट कहलाएगा। दो तीन चीजें छोटी छोटी सी समझिए। एक होता है स्पेस। अगर आपको याद हो, जब हमने पिछला चैप्टर मुकम्मल किया है तो उसपे हमने जब पॉइंट्स लिए थे, वेक्टर लिए थे, आई था, जे था, के था, वो 3 डायमेंशन में था। आई था, जे था, के था, वहां पॉइंट लिखते थे। उस पॉइंट के 3 हिस्से होते थे, एक्स वाई जेड। अ सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड स्पेस, जिसमें 3 डायमेंशन हो। क्या हो मेरे बेटा? जिसके अंदर 3 डायमेंशन हमारे पास होती हैं, उसको मेरे बेटा स्पेस कहा जाता है। प्लेन क्या होता है? सिस्टम ऑफ 2 एक्सिस, जिसके अंदर 2 एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, 2 ही एक्सिस अगर हमारे पास हो तो उसको प्लेन कहते हैं। जो हमने वेक्टर पढ़ा था वो 3 डायमेंशन में था। जो वेक्टर हमने पढ़ा था वो 3 डायमेंशन के अंदर था। बाकी जो हम पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे या लाइन पढ़ेंगे, वो सब हमारे पास 2 डायमेंशन में होंगे। सब हमारे पास 2 डायमेंशन में होंगे। 2 डायमेंशन में होने का मतलब ये है कि इनमें 2 पॉइंट होंगे। 2 डायमेंशन में होने के मतलब है कि इनमें 2 पॉइंट हमारे पास होंगे। प्लेन के अंदर 2 एक्सिस होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। द 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। 4 हिस्से बन गए ना बेटा? एक हिस्सा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। जो 4 हिस्से बन गए हैं, इनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। जहां दोनों एक्सिस मीट करते हैं, वो पॉइंट जहां पर दोनों एक्सिस मीट करते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ये जो पॉइंट है मेरे बेटा, जहां दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, इसका नाम ओरिजिन होता है। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो 0 0 होते हैं। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। पहले समझिए पॉइंट होता क्या है। अ प्रिसाइज लोकेशन और प्लेस इन अ प्लेन। किसी प्लेन पर जो प्रिसाइज लोकेशन होती है, ये देखो बेटा गौर से, ये मैंने रेड कलर तक पूरा आ रहा होगा, ये पॉइंट हमने लगा दिया है, ये पॉइंट कहलाएगा। इस पॉइंट के 2 पार्ट होते हैं। एक पॉइंट के 2 पार्ट हमारे पास होते हैं। एक पॉइंट ये बताता है कि उसकी एक्स एक्सिस पे क्या पोजीशन है। एक पॉइंट ये बताता है कि एक्स एक्सिस पे क्या पोजीशन है, इसको एब्सिस का कहा जाता है। दूसरा बताता है वाई एक्सिस पे क्या पोजीशन है, इसका नाम ऑर्डिनेट होता है। इसका नाम क्या होता है मेरे बेटा? इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। कॉम्बिनेशन का नाम होता है कोऑर्डिनेट। दोनों पॉइंट मिला दोगे तो कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉइंट होता है बेसिकली। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड। इसको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है मेरे बेटा, ये आपका वाई एक्सिस है। जनरली जब भी पॉइंट बोलूंगा तो एक्स वाई बोलूंगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जो ओरिजिन होता है मेरे बेटा, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा ओरिजिन, इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जहां पे पॉइंट आपका लगा है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। वो तमाम पॉइंट जो एक्स, ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, ये पता रहेंगी ना, ऐसे हंसते खेलते सवाल होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। वरना ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बड़े मसाइल खड़े कर देंगी। ये सब सर्किल में इस्तेमाल होंगी, ख्याल रखना भी।
फॉर ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वो तमाम पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनमें ऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है तो उसकी एक्स की तो वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू नहीं होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। ऊपर वाई प्लस में होता है, नीचे वाई माइनस में होता है। पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 0 होती है। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उस पर एक्सिस का की वैल्यू 0 होगी, यानी एक्स वाली वैल्यू 0 होगी। आगे एक्स प्लस में है, पीछे एक्स माइनस में है। और जो लाइन पूरी वाई एक्सिस की है उस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फॉर ऑल द पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम होता है पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं उनमें एक्स और वाई दोनों प्लस में होते हैं। अगर दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स वाली वैल्यू माइनस में होती है, वाई वाली वैल्यू प्लस में होती है। यहाँ पर एक्स माइनस में होता है, यहाँ पर एक्स प्लस में होता है। और जनाब उसके साथ साथ देख लें कि अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसका नाम होता है थर्ड क्वाड्रेंट, या एक्स और वाई दोनों माइनस में होते हैं। और अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसमें एक्स प्लस में होता है, वाई की वैल्यू क्या होती है? माइनस में होती है। ऐसे भी लिख सकते हो मेरे बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ लो बात ध्यान से गौर से कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ प्लस में होती है, यहाँ पर जाते हैं तो वैल्यू माइनस में होती है, और यहां पर आओगे तो वाई की वैल्यू माइनस में होगी। ये ख्याल रखिएगा, इक्वल टू नहीं है भाई, ये वैल्यू आपके पास जो होती है वो माइनस में वैल्यू हमारे पास होती है। यहाँ अगर हम आएंगे तो वैल्यू हमारे पास जो होगी वो माइनस में वैल्यू होगी। जब पॉइंट हमारे पास होते हैं तो हमें दिमाग में एक जो है वो आपके पास एक ख्याली तौर पे, इमेजिनरी तौर पे एक डायग्राम पता होनी चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का पॉइंट है, ये थर्ड का है, ये सेकंड का, ये फोर्थ का है। ये पता रहेगा इमेजिनरी तौर पे, दिमाग में खाका आपके तैयार होगा, तो फिर आपको सवाल समझने में, पढ़ने में, करने में बड़ी आसानी होगी। सवाल आपको पता हो ना कि भाई ये सर ने पॉइंट दिया हुआ है 2-3, अगर 2-3 गिवन है तो इसका मतलब है कि चौथे क्वाड्रेंट में है। और कह रहे हैं कि जी 1-2, अगर 1-2, 2-3 कह रहे हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा? चौथे के अंदर होगा। 1 कह रहे हैं और जनाब क्या कह रहे हैं? -1-3 है, तो माइनस अगर है पहले में तो ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये अगर आपको रफली सा दिमाग में आपको अगर होना मौजूद कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो पढ़ाई में बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट रहेगा, और आपको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा रहेगा, पढ़ने में, समझने में आसानी रहेगी। ओके जी। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे बेटा? कुछ फार्मूलाज है जो कि हमें चैप्टर 2 से रिलेटेड है। और पहला जो फार्मूला इस सिलसिले में आपको पता होना चाहिए, तो सारे फार्मूले घपला हो गया। एक मिनट से रुकिएगा। एक मिनट दरअसल, एक मिनट दरअसल, ठीक है। एक छोटी सी चीज है, जरा मिस हो गई। देखो, फार्मूला हम पढ़ेंगे, जैसे कि बताया आपको कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, वो पता होने चाहिए। ये फार्मूलाज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हमारे पास ये फार्मूलाज है। चैप्टर 2 से रिलेटेड हमारे पास ये फार्मूलाज है जो हम जरा पढ़ेंगे। और इस सिलसिले में जो पहला हमारा फार्मूला है, इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत आपके काम आएगा। यहाँ पर अभी तवज्जो देके गौर से देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला हमसे क्या कहता है। तवज्जो देके सुनिएगा, समझिएगा, गौर से देखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला में कहता ये है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट मौजूद है, पॉइंट के दो पार्ट होते हैं, x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, दो पॉइंट होते हैं। इनके दरमियान अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, d बराबर होता है, PQ भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको मेरे बेटा? PQ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, दोनों पे होल स्क्वायर है।
इसमें एक चीज समझ आप तवज्जो देखिए गौर से, इस फार्मूले में चूंकि स्क्वायर है, क्या है मेरे बेटा, स्क्वायर है, अगर ये पॉइंट आपके आगे पीछे हो जाए, पॉइंट आपके आगे पीछे हो जाए तो जब पॉइंट आगे पीछे होते हैं ना तो फर्क साइन का आता है, फर्क किसका आता है, साइन का आता है। मगर जब वो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होने के नतीजे में वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होने के नतीजे में क्या होगा बेटा, आपका ऑटोमेटिकली वो प्लस में हो जाएगा। लिहाजा जब आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे तो किसी को x1 ले ले, किसी को x1 y1 ले ले, किसी को x2 y2 ले ले, ये रेलिवेंट होता है, ये आपका इरेलीवेंट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस फार्मूले में अगर आपको दो पॉइंट गिवन है जिनके दरमियान हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, इसके दरमियान हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, तो ये इरेलीवेंट होता है हमारे पास कि किस पॉइंट को हमने लेना है, किस पॉइंट को नहीं लेना है, किस पॉइंट को हमने लेना है, किसको x1 ले ले, किसी को x2 ले ले, ये इरेलीवेंट होता है, इससे कोई ताल्लुक हमारे पास नहीं होता है। ठीक है मेरे बेटा, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको इसका बेहतर तौर पे आइडिया हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसका आपको बेहतर तौर पे जनाब अंदाजा हो जाएगा। दो हमें पॉइंट गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कुछ सवाल गिवन है, ये बेसिकली 2.1 के सवालात है, कुछ पॉइंट गिवन है, इनके बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। एक दो मैं कर देता हूँ, बाकी आप समझ लेना। दो पॉइंट गिवन है मेरे बेटा, -3 1 है, P2 क्या है, 9,4 है, क्या है 9,4 हमारे पास पॉइंट है, डिस्टेंस हम लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी को x1 y1 ले लो, किसी को x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर ये होता है कि जब मैं P1 P2 लिखूंगा तो बाद वाले को x2 y2 लेते हैं, पहले वाले को x1 y1 लेते हैं। खुदा ना खास्ता आगे पीछे हो भी गया तब भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। 9 - -3 हो जाएगा, क्या होगा मेरे बेटा, x1 y1 कौन हो गया, -3 -1 हो गया, x2 y2 कौन हो गया, 9,4 हो गया, 9, x2 y2 कौन हो गया हमारा, 9,4 हो गया है। डिस्टेंस हमने मालूम करना है P1 P2, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 9 x2 माइनस फार्मूले का, और ये खुद -3 है, 9 -3 का होल स्क्वायर, ये क्या मेरे बेटा, 4 -1 का होल स्क्वायर। 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख दे, हम आगे चल के तो डायरेक्ट ही लिखेंगे। अच्छा खासी कैलकुलेशन आपने पीछे की हुई है, आपको आइडिया है कि इस तरह की कैलकुलेशन हम डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। -1,4 है, 3,2 है, इस तरीके से हम डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान निकाल सकते हैं। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को इस तरीके से निकाला जा सकता है, जिस तरह हमने मैग्नीट्यूड निकाला था किसके अंदर मेरे बेटा, वेक्टर में निकाला था हमने मैग्नीट्यूड। अगर आप गौर से देखो मिलता जुलता वैसे ही है। x2 - x1 क्या हो जाएगा मेरे बेटा, ये आपका 3 था, 3 - -1 हो जाएगा, ये -2 - 4 हो जाएगा। सो ऑन, यू कैन सॉल्व एंड गेट द आंसर। बका दिल चाहे तो कर लेना, दिल चाहे तो कर लेना, ना दिल चाहे तो नहीं करना। मेरी तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसलिए कि हमारा स्कोप बेसिकली है नहीं। हमारा स्कोप तो चैप्टर 7 है, और चैप्टर 7 के लिए आपको जो याद होना चाहिए बेसिकली क्या, चैप्टर 7 जो आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको ये जो फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, बस ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको नहीं भी पता तो कोई इतने मुश्किल बात नहीं है। चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको इसके बारे में तफसील से और बताएंगे। ठीक है मेरे बेटा, जो दूसरा फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, एक और फार्मूला हमारे पास होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ये देख लेना कि अगर कहानियां मौजूद हैं उनको अंदाजा होगा कि बहुत सारे फार्मूले, मैं सिर्फ चंद फार्मूलों की बात करूंगा, सारे फार्मूलों की बात नहीं करूंगा। एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो दो पॉइंट्स को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर दे। मिड के मतलब होता है बिल्कुल बीच में, आधा इधर आधा उधर। कैडबरी खाते हैं ना डेरी मिल्क की, चार होते हैं उसके अंदर पीस बने हुए, बीच से तोड़ देगा, दो एक तरफ दो एक तरफ, तो वो हो गया मिड पॉइंट। क्या होगा बेटा आपके पास, वो मिड पॉइंट हो जाएगा, बीच से हो जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर दे। एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट x2 y2 है, बीच में एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में। एक और पॉइंट है, फर्ज करते हैं सी एक्स वाई है। इक्वल पार्ट्स के मतलब है कि जितना डिस्टेंस ए से सी होगा मेरे बेटा, इतना ही डिस्टेंस सी से बी होगा। जितना डिस्टेंस ए से सी होगा, इतना ही डिस्टेंस क्या होगा मेरे बेटा, सी से बी होगा। दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। तो इसको मालूम करने का एक फार्मूला है, इसको मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है x1 + x2/2। क्या मेरे बेटा, x1 प्लस
x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी क्या करेंगे, पहले वाले x में से पहले वाले x को दूसरे वाले x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और y वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों y को ऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से x6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। एग्जाम्पल आपके सामने चंद लिखी हुई है, तवज्जो देके देख लीजिएगा। 5 7 है, इसको दो पार्ट, पहला ये हमने थर्ड पार्ट किया है, ठीक है बेटा। ये हमने कौन सा पार्ट किया मेरे बेटे, यहाँ से हम तीसरा पार्ट हमने सिलेक्ट किया है, तीसरा पार्ट यहाँ से कर रहे हैं रैंडमली। ये भी किसी एक्सरसाइज का सवाल है, बेसिकली 2.2 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो x1 y1 हमारे पास 5,7 हो गया, b हमारे पास ये पॉइंट हो गया है, मिड पॉइंट हमने निकालना है। कैसे करोगे मेरे बेटा, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फार्मूला है। x1 की जगह पर 5 आएगा और मेरे बेटा x2 की जगह पर क्या आएगा, -17 आएगा। ये वाला x1 है, ये वाला x2 है। पहला वाला x1, दूसरा वाला, जो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। यहाँ पर 5x1 है, -17 x2 है। यहाँ पर 7 क्या है, y1 है और y2 हमारा -7 है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 - 7/2, 7 - 7/2 डिवाइड करेंगे तो जनाब क्या होगा, -6,0 आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट करने का दिल चाहे तो कर लीजिएगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा कोई जरूरत फिर बता रहा हूँ कि नहीं है। दो फार्मूले हो गए, एक हो गया डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा कौन हो गया मेरे बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास हो गया। तीसरा फार्मूला जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है। स्लोप ही को ग्रेडियंट कहते हैं। स्लोप आमतौर पे जानते हैं, जब भी कोई एंगल बना होता है तो उसको स्लोप कहते हैं। कहते हैं स्लोप बना हुआ है। मिसाल कभी पार्क जब छोटे होंगे, पार्कों में जाते होंगे तो स्लाइड करते होंगे, अभी भी वाटर पार्क में जाते हैं तो स्लाइड करते हैं। जो स्लाइड बनी होती है वो स्लाइड क्या होती है, बेसिकली स्लोप होती है। द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट of the inclination angle with x-axis is called slope or gradient of the line and is denoted by m। अब सुनो जरा, मैथ्स की डेफिनेशन है। मैथ्स से कहता है कि जब कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, जब कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो उसके एंगल के टेंजेंट की वैल्यू को, एंगल के, ये आपके पास x एक्सिस है, ये मेरे बेटा y एक्सिस है, ये एक लाइन मौजूद है रेड कलर की, ये एंगल बना रही है थीटा। लाइन हमारे पास एंगल बना रही है, कौन सा मेरे बेटा, थीटा हमारे पास एंगल बना रही है। इस एंगल के अगर मैं टेंजेंट की वैल्यू को मालूम करूं, टेंजेंट थीटा अगर 45 है, टेंजेंट 45, अगर एंगल बन रहा है 30 डिग्री तो टेंजेंट 30, इस वैल्यू का नाम होता है स्लोप। इस वैल्यू का नाम क्या होता है बेटा, स्लोप। इसका नाम होता है m = टेंजेंट थीटा। जो एंगल बन रहा है उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू को, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ लाइन बनाती है, इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू को स्लोप कहा जाता है। एक तो ये फार्मूला हो गया। हमारे काम का जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है कि अगर दो पॉइंट हमें गिवन है, क्या गिवन है बेटा, अगर हमें दो पॉइंट गिवन है तो उनके दरमियान अगर हमने स्लोप मालूम करना हो तो फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, स्लोप मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है y2 - y1। ये ऊपर वाले y में से नीचे वाले y को माइनस कर देते, कोई भी y हो, आगे पीछे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर भी, इन फार्मूलों के अंदर भी चीजें आगे पीछे कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी बेसिकली तो उनके एंगल भी सेम होंगे। एंगल सेम होंगे तो टेंजेंट की वैल्यू सेम होगी, टेंजेंट की वैल्यू सेम होगी तो हमारे पास उनके स्लोप बराबर होंगे। दो लाइनें पैरेलल होती हैं, उनके स्लोप बराबर होते हैं। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। देखो, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये बात याद रखने की है। आपको सब याद हो, पूरी कहानी स्क्रीन पे याद हो ना याद हो, ये याद होना चाहिए कि दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये याद होना चाहिए और ये फार्मूला याद होना चाहिए। बाकी सारी बातें फिलवक्त इररिलेवेंट है, जब टू पढ़ेंगे तो फायदा होगा। फिलवक्त इस पूरी स्क्रीन से ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। लाइनें पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दो पॉइंट पता होंगे तो उसका स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, इसको भी अगर आप एक आध में करा देता हूँ। फाइन, पॉइंट गिवन है, इनके बीच का स्लोप निकालना है। पॉइंट गिवन है, स्लोप निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो पहला एक पॉइंट को x1/1 ले ले, एक पॉइंट को मेरे बेटा x2/2 ले ले, एक पॉइंट को x1/1 ले ले, एक पॉइंट को x2/2 ले ले। क्या करेंगे बेटा, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। ये फार्मूला होता है।
9 में से क्या होगा बेटा, ऊपर y2 ऊपर y होता है ना, ऊपर y होता है, 9 -7 हो जाएगा, 2 -3 हो जाएगा, माइनस करेंगे -2 आंसर आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल गिवन है, देख लीजिएगा, दिल चाहे तो कर लीजिएगा, ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक आध सवाल में की जरूरत में पेश आएगी। जब चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो वहां तो बहुत डिटेल से तफसील से करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 से बिलोंग करती है, 2.4 से बिलोंग करती है बेसिकली। ये जितनी कहानी आपको अब तक मैंने सुनाई, ये सारी कहानी थी चैप्टर नंबर 2 तक की। ये सारी कहानी चैप्टर नंबर 2 तक की थी। इसमें से आप एक पेज के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, स्लोप का फार्मूला, और लाइनें परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होता है। ये 4 चीजें टोटली याद करने की है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा, वरना अगर नहीं भी होता तो मसला नहीं है। असल जो हमारा चैप्टर 7 से हम शुरू करेंगे ये सर्किल। चैप्टर नंबर 7 से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये बेसिकली हमारा सर्किल का हमारा चैप्टर है। इसके अंदर किताब में 3 एक्सरसाइजें हैं मेरे ख्याल से, 2 एक्सरसाइजें, 3 है मेरे ख्याल में, 300 सिर्फ 7.1 करनी है। रेड्यूस कोर्स के बाद हमने सिर्फ 7.1 करनी है। कोई 20-22 सवाल है, ज्यादा सवाल है नहीं इसके अंदर। आप बोलोगे 20-22 से सर्किल ज्यादा नहीं है, तो भाई बकिया एक्सरसाइज से कंपेयर करोगे तो 20-22 कम ही है, इसलिए कि इसके सवाल के अंदर पार्ट कम नहीं है ना, का पार्ट कम है। वरना आप और जगह जाओगे तो एक ही एक्सरसाइज के अंदर जो है ना बहुत बहुत सवाल आते हैं, सवाल के अंदर पार्ट होते हैं बहुत सारे, से पार्ट वंडर कम है। सर्किल की डेफिनेशन देख ले, सर्किल होता क्या है। सर्किल की जो आसान डेफिनेशन जो छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है, कोई बताएगा सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? पता है सर्किल क्या होता है? कोई बताया भाई सर्किल क्या होता है? एनीवन ऑफ यू कैन हैव आइडिया अबाउट सर्किल, व्हाट इज सर्किल? सर्किल गोल होता है, यही बताएंगे, और कुछ बताएंगे? हाँ भाई, आनिया, मुस्कान, कोई बताओ सर्किल क्या होता है? पता है कुछ? आनिया बेटा सो रहे हो क्या? नहीं सर हूँ। फिर सो रहे हो? और क्या होता है सर्किल? सर्किल गोल होता है, ये तारीफ होगी। नहीं सर, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको जब मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, एक तो हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है। अलमिया हमारे यहाँ है कि हमने मैथमेटिक्स को समझा भी कुछ और, हम समझते हैं द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो मेरे बेटा मैथमेटिक्स के अंदर भी डेफिनेशन होती है, चीजें पता होंगी, प्रॉपर्टीज पता होंगी तो सवाल करेंगे ना यार। हमने ये माइंड बनाया हुआ है, दिमाग बनाया हुआ है कि मैथमेटिक्स के मतलब एक सवाल होगा और कुछ सफेद सियाह कर देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। याद करने का चक्कर ही नहीं। किसी को बोले मैंने मैथमेटिक्स याद कर ली, बोलेगा ये पागल वागल हो गया भाई। ऐसा नहीं है, याद की जाती है मैथमेटिक्स। क्यों याद की जाती है? जो डेफिनेशन मैथमेटिक्स के अंदर है वो डेफिनेशन आपको याद करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें शेयर नहीं की है, जब 2 के अंदर मैंने पढ़ाया था तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। सर्किल क्या होता है, लाइन क्या होती है, पॉलीगॉन क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, टाइप्स क्या होती है, ट्रिपीजियम क्या होता है, काइट क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, बहुत सारा की चीजें बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन याद करनी पड़ती है। सर्किल को देखते हैं। सर्किल की पहली बात ये है, जो सबसे आसान डेफिनेशन छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है, जो मैं बताऊंगा, जो बता देता हूं, लिखाऊंगा नहीं। अ शेप विच हैज नो कॉर्नर, एक ऐसी शेप जिसमें कोई कॉर्नर ना हो। वो शेप जिसमें कॉर्नर ना हो उसको सर्किल कहते हैं। आमतौर पर छोटी क्लासों में बताई जाती है, मगर हम बहरहाल इस तारीफ पे तो जाएंगे नहीं, हम तो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे। सर्किल क्या होता है बेटा? अ सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब ये लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है? अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point in the plane is constant। अगर सुनना गौर से, यहां लफ्ज इस्तेमाल किया प्लेन का। प्लेन के मतलब है कि सर्किल हमेशा सिस्टम ऑफ 2 एक्सिस में होगा, सिस्टम ऑफ 3 एक्सिस में नहीं होगा। सर्किल हमेशा कहाँ होगा? सिस्टम ऑफ 2 एक्सिस के अंदर सर्किल हो सकता है, 3 एक्सिस के सिस्टम में सर्किल नहीं होगा। पहली बात ये हो गई। अ सर्किल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। अभी एक और लफ्ज आपको सुनने को मिलेगा, पहली मतलब शायद सुना हो, पहले भी शब्द बताया आपको मैंने। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है? कोई भी ऐसा पॉइंट या सेट ऑफ पॉइंट जो किसी कंडीशन को वेरीफाई करे। अ सेट ऑफ पॉइंट दैट वेरीफाइज अ कंडीशन, जो किसी कंडीशन को वेरीफाई करे, उसको लोकस ऑफ पॉइंट कहा जाता है। अमूमी तौर पे, आम तौर पे इसको लिखते हैं हम एक्स कॉमा वाई। क्या लिखते हैं बेटा इसको हम? जो x, y हमारे पास होता है, इसको लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं।
कोई भी ऐसा पॉइंट जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको मेरे बेटा लोकस ऑफ पॉइंट कहा जाता है। A locus of point in a plane. Plane का मतलब क्या होगा? सिस्टम ऑफ टू एक्सेस के अंदर होगा। Such that its distance from a fixed point. एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस बराबर होगा। फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस बराबर होगा। Such that its distance from a fixed point in the plane is constant. तवज्जो देके देखते हैं, डायग्राम देखो, इस तरह सर्किल होता है, इसका तो आपको आइडिया है। इस सर्किल का जो फिक्स पॉइंट होता है जिससे तमाम फासले बराबर होते हैं, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। दरमियान में पॉइंट होगा, फिक्स होता है, इसका नाम होता है सेंटर। क्या नाम होता है इसका मेरे बेटा? इस फिक्स पॉइंट को मेरे बेटा सेंटर जनाब कहा जाता है। इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या होता है मेरे बेटा? सेंटर होता है। अब मैं सर्किल पर कहीं भी पॉइंट ले लूं, मैं सर्किल पर कहीं भी पॉइंट ले लूं, सुनना बेटा गौर से, इस सर्किल पर मैं कहीं भी मेरे बेटा अगर मैं पॉइंट एक ले लूंगा और उस पॉइंट का अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस मालूम करूंगा, कहां से मेरे बेटा? इस सेंटर से अगर मैं इसका डिस्टेंस मालूम करने की कोशिश करूंगा तो हर दफा जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा। कहीं भी पॉइंट ले लूं, कहीं भी अगर मैं पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट का अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालने जाऊं, क्या करूं बेटा? अगर उसका मैं सेंटर से अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालने जाऊं तो डिस्टेंस क्या आएगा बेटा? हमेशा इक्वल आएगा, डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा, बराबर आएगा। अगर डिस्टेंस को नोट किया जाए तो जो डिस्टेंस आएगा मेरे बेटा, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज 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 इक्वल। यानी कि अगर मैं यहां से यहां का फासला निकालूं, मैं यहां से यहां का फासला निकालूं, मैं यहां से यहां का डिस्टेंस निकालूं, मैं यहां से यहां का डिस्टेंस निकालूं, मैं कहीं से भी ले लूं सर्किल से, और अगर सेंटर से उसका फासला मालूम करूंगा तो ये सेम रहेगा। इन तमाम पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा तो इसका नाम सर्किल होगा। इन तमाम पॉइंट्स को मिला देंगे तो इसका नाम सर्किल होगा। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये डिस्टेंस है ना यहां से सेंटर से लेकर लाइन तक, इसका नाम होता है रेडियस कहते हैं। और जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है इसका नाम होता है सरकमफेरेंस। जो सर्कुलर लाइन होती है, जो सर्कुलर पाथ होता है, इसका नाम होता है सरकमफेरेंस। क्या नाम होता है मेरे बेटा इसका? जो सर्कुलर लाइन बनी है इस लाइन को सरकमफेरेंस कहा जाता है। डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो डिस्टेंस का नाम होता है रेडियस। क्या नाम होता है मेरे बेटा? जो डिस्टेंस हमारे पास होता है इस डिस्टेंस का जो नाम होता है रेडियस होता है। देख लो बेटा ये सर्कुलर पाथ है, दरमियान में क्या है मेरे बच्चा? जो पॉइंट है सेंटर नाम है। सेंटर से लेके जो सरकमफेरेंस तक का जो लाइन है वो सरकमफेरेंस है, इसका नाम क्या होता है? इसको रेडियस कहा जाता है। अब आता है डायमीटर क्या होता है। अगर एक ऐसी लाइन बनाई जाए कि जो एक सरकमफेरेंस से शुरू हो, सेंटर से गुजरते हुए दूसरे एंड पर चली जाए, तो इसका नाम होता है डायमीटर। अ डायमीटर कैन बी टर्म्ड एज अ लाइन। डायमीटर क्या है? ये छोटी छोटी बातें बेटा समझ लो, बात ये पता रहेगा ना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। द डायमीटर कैन बी टर्म्ड एज अ लाइन which is drawn across a circle passing through the center। सर्किल के अक्रॉस बनेगी, सेंटर से पास करेगी। जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली हो, जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली हो, ये किसी भी तरह की हो सकती है। ये आप यहां से शुरू कर लो मेरे बच्चा और यहां से ले जाओ, इसका नाम भी डायमीटर होगा। यहां से शुरू कर लो, सेंटर से पास कराओ, इसका नाम भी डायमीटर होगा। यहां से शुरू कर लो, इसका नाम भी डायमीटर होगा। हर वो लाइन जो सेंटर से पास करे, सर्किल के एक सिरे से शुरू हो, डायमीटर और सेंटर से गुजरती हुई दूसरी जगह चली जाए, इसका नाम होता है डायमीटर। क्या नाम होता है इसका मेरे बेटा? इसको डायमीटर इसको जनाब कहा जाता है। फिर आता है रेडियस, जिसके बताया आपको ऊपर मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल सेंटर ऑफ द सर्किल टुवर्ड्स एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। सर्किल पे कोई भी पॉइंट है, सर्किल पर कोई भी पॉइंट है, यहां ले लो, यहां कहीं भी ले लो, सेंटर से लेके पॉइंट तक के फासले को मेजर किया जाए तो इसका नाम क्या होता है? रेडियस होता है। इंटरेस्टिंगली, when you place two radii back to back, the resultant would be hold the same as the length of one diameter। या पहले जानते हैं कि जो रेडियस होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर होता है। अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, समझना, तवज्जो देके समझना गौर से। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं यहां से यहां तक, ये रेडियस है, और अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं यहां तक, तो ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है।
और एक रेडियस दो रेडियस किसके बराबर होगा? डायमीटर के बराबर हो गए। किसके बराबर हो गया? डायमीटर की जनाब बराबर हो गए। किसके बराबर हो गए हैं? डायमीटर की जनाब बराबर हो गए। तो समझ लो कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस द रेडियस होता है। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। Therefore, we can call one diameter is twice as long as concerned radius. Diameter radius का डबल होता है. Now then, now we have something more about circle. दो चार बातें और भी बता देते हैं, एक्स्ट्रा बातें। बेसिकली आप गौर से देखोगे तो शायद आपकी किताब में ना एमसीक्यू वगैरह के अंदर आ सकती है, सवालात पे तो इस्तेमाल नहीं होंगी। बेसिकली मोर अबाउट सर्किल देखते हैं। अ लाइन दैट कट्स द सर्किल, सर्किल को कट करे। एक लाइन है, सर्किल को काटते हुए दूसरे एंड पे चली गई है। इस लाइन का नाम होता है सेकंड। क्या नाम होता है बेटा इसका? सेकंड कहते हैं। सेकंड क्या है? लाइन है जो सर्किल को कट कर रही है और ये आगे फॉरवर्ड आगे चली गई है, रुकी नहीं लाइन। ये लाइन आगे रुकी नहीं है, बल्कि लाइन क्या हो गई मेरे बेटा? ये लाइन आपकी सर्किल को काटते हुए आगे तक चली गई है। इसका नाम होता है सेकंड। एक ऐसी लाइन, सुनना बेटा गौर से, that goes from one point to another on the circle of the circumference is called chord. अगर एक लाइन सर्कमफेरेंस से शुरू हो, दूसरे सर्कमफेरेंस पे खत्म हो जाए, ये सेकंड खत्म नहीं हुआ था, काटता हुआ आगे चला गया। सेकंड खत्म नहीं हुआ था, काटते हुए आगे चला गया है, मगर वो लाइन जो सर्किल से क्या करे मेरे बेटा? सर्किल के एक एंड से शुरू हो, दूसरे एंड तक चले जाए, रुक जाए, इसका नाम होता है कॉर्ड। और वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, वो कॉर्ड जो कहां से पास करे मेरे बेटा? वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करे। दरमियान में कहीं आपके पास मेरे बेटा अगर ये सेंटर आपका मौजूद है, फर्ज करते हैं ये बेटा आपका सेंटर है, अगर ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगी उसका नाम होता है डायमीटर। क्या नाम होता है बेटा उसका? वो लाइन जो सेंटर से पास करेगी इसका नाम क्या होता है? डायमीटर इसको कहा जाता है। एंड अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। अगर हम सर्कमफेरेंस का कोई हिस्सा काट के निकाल ले छोटा सा कर्व की शक्ल में, तो उसका नाम आर्क होता है। इररिलेवेंट था। अ लाइन दैट जस्ट टचेस द सर्किल, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को जस्ट टच करिए, हमारे काम का आइटम है, ख्याल रखना। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को जस्ट टच करती है, जो सर्किल को जस्ट टच करती है, इसका नाम होता है टेंजेंट। याद होगा मैट्रिक क्लास में बनाया भी था। अ लाइन विच टचेस अ सर्किल इज कॉल्ड टेंजेंट। इसका नाम क्या होता है मेरे बेटा? टेंजेंट होता है। A tangent is always perpendicular to the line joining the center of the circle at that point. अगर हम यहां से मेरे बेटा सेंटर ऑफ सर्किल को मिलाएं, जहां ये टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है, अगर इसको सेंटर तक मिलाएं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन, ये आपको लग रहा होगा सेंटर आगे पीछे हो गया है, सेंटर से मैंने बाद में बनाया था, तो सेंटर यहां कर देते, ये लोग। जो लाइन हमारे पास होती है जहां पे टेंजेंट टच हो रहा है सर्किल को और उसको मिला दे सेंटर से, तो ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ख्याल रखना, ये बात हमें जरूरत पेश आएगी। क्लास बिल्कुल एंड के ऊपर है, टाइम बिल्कुल खत्म हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्लास से चलो बिल्कुल टाइम एंड के ऊपर, जस्ट अ मिनट, कभी खत्म हो जाएगा।